हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रूट के बारे में कि रूट होती क्या है। एक्चुअल में हमने बताया था कि जब भी किसी प्लांट को, या मतलब प्लांट को तो नहीं उखाड़ सकते हैं, या किसी छोटे पौधे को हम लोग उखाड़ते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है जो पार्ट जो था प्लांट का अंडरग्राउंड था, मीन्स ज़मीन के नीचे था, वो क्या कहलाता है, जनरल लैंग्वेज में रूट बोल देते हैं, उसको रूट सिस्टम कह सकते हैं। तो रूट हमने बेसिकली डिस्कस की थी 3 टाइप की जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। पहली रूट टैप रूट सिस्टम था, दूसरी एडवेंटिशियस और तीसरी फाइब्रस। टैप रूट सिस्टम में जनरली क्या होता है, जो रूट होती है वो डेवलप होती है सीड के रेडिकल से, ठीक है। और उसमें क्या होता है, स्पष्टली हम लोग क्लियरली देख सकते हैं प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट को। और उसके बाद मैंने बताया था एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है रूट, ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले, प्लांट के किसी पार्ट से डेवलप हो, ऐसी रूट को क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, अदर देन रेडिकल। तो उसके कुछ एग्जांपल बताए थे, जैसे टैप रूट का मैंने बताया था, मस्टर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और उसके बाद एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल बताया था ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बैनियन ट्री। बैनियन ट्री में देखा होगा जो अपना बरगद का पेड़ होता है, उसमें बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, लंबी लंबी, और उसमें से क्या होता है, रूट्स निकलती हैं। देखा होगा जो काफ़ी पुराना पेड़ हो जाता है उसमें से रूट जो होती हैं नीचे की ओर लटक रही होती हैं, ऐसी रूट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोल देते हैं। फिर फाइब्रस रूट की बात की थी, तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, जब सीड, कोई भी सीड, जैसे मोनोकोटाइलेडोनस सीड कोई भी हम लोग अर्थ पर डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, छोटी सी रेडिकल निकलती है। रेडिकल जो होती है वो क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है, और रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, ठीक है। बहुत सारी रूट्स वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं, जो स्टेम का बेस होता है वहाँ पर। तो इस टाइप के रूट को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था वीट का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शन क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं। जो पहला फंक्शन होता है रूट का, वो क्या होता है, सबसे फेमस फंक्शन जो हम सभी लोग जनरली जानते हैं, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम किससे, सॉइल से, ठीक है। और जो रूट का दूसरा फंक्शन होता है वो क्या होता है, जैसे किसी भी प्लांट को लगाया जाता है तो उसको बताइए सहारा कौन प्रदान करता है, या उसको रोके कौन रखता है, रूट ही करती है ना, क्योंकि रूट जो होती है जमीन के अंदर धसी होती है और उसी से प्लांट रुका होता है। तो क्या होता है, एक और रूट का फंक्शन होता है, वो होता है प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज, मीन्स सहारा देना, ठीक है, एनकरेज टू द प्लांट, ठीक है। ये रूट का दूसरा फंक्शन हो गया। अब हम लोग रूट के तीसरे फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रूट का जो तीसरा फंक्शन होता है वो क्या होता है। वो होता है कि रूट में क्या होता है, कुछ रूट्स आपने देखी होंगी, जैसे मूली देखिए, रेडिश, कैरेट और टर्निप मीन सलजम, और इसके बाद स्वीट पोटैटो, ये सारी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। बट इनको हम लोग जनरली खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि इनमें जो फूड होता है वो स्टोर रहता है। तो प्लांट जो होते हैं वो फूड जो होते हैं, रिजर्व फूड को स्टोर भी करते हैं। तो ये भी रूट का फंक्शन होता है। क्या होता है, स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ओके। और चौथा फंक्शन जो है वो हम लोग जब लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए, तब तक के लिए हम लोग इसको केवल यहां देख लेते हैं। क्या होता है, चौथा फंक्शन रूट का जो होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ
रेगुलेटर्स, ठीक है। मतलब प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स जो होते हैं कुछ, उनकी सिंथेसिस करती है रूट, ठीक है। आप लोगों के लिए ये है एक सवाल टाइप का, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है वो रूट में सिंथेसाइज होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब डिस्कस करें हम लोग रीजन ऑफ रूट्स। रूट्स के रीजन कितने टाइप के होते हैं, ये आपके सामने एक एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है। इसके बारे में अभी इसके पार्ट्स के नाम हम लोगों ने नहीं लिखे हैं, अब लिखेंगे और देखते हैं कौन कौन से रीजन होते हैं। बेसिकली रूट्स में 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन सा रीजन होता है? सबसे पहला जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और जो दूसरा रीजन कहलाता है इसके कुछ ही पास में, वो क्या कहलाता है? जोन ऑफ एलोंगेशन। और तीसरा रीजन होता है, वो होता है सबसे ऊपर वाला रीजन, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जोन ऑफ मैचुरेशन। आगे आप लोग समझ जाइएगा। ये 3 बेसिकली रूट्स के रीजन होते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ एलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे अलग अलग एक एक करके, ठीक है। और जो नीचे रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रूट कैप। और ये जो ग्रीन कलर से आपको बने हुए दिख रहे हैं, ये होते हैं रूट हेयर्स। क्या होते हैं? रूट हेयर्स। बेसिकली इतनी चीज़ें आपको रीजन ऑफ रूट में देखने को मिली। आपको ध्यान रखना है केवल 3 ही रीजन होते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ एलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन। एनसीईआरटी में जोन की जगह रीजन दिया हुआ है, रीजन का मतलब भी जगह होता है या पार्ट होता है कोई। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया है, रूट कैप दी हुई है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कैप लिखना भूल गया था, रूट कैप दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रूट कैप को। रूट कैप आखिर क्यों होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? रूट क्या होती है? बेसिकली जमीन में धंसती हुई जाती है नीचे की ओर, पेनिट्रेट करती हुई। तो रूट पर फ्रिक्शन भी लगेगा जमीन का, यानी कि जो सॉइल होगी उसका फ्रिक्शन भी लगेगा। तो फ्रिक्शन से हो सकता है कि रूट के जो पॉइंट्स की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। उन सेल्स को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। किससे? फ्रिक्शन, सॉइल के फ्रिक्शन से। तो उन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होती है? रूट कैप होती है आगे की ओर, जिससे इन जो रूट के एपेक्स की बिल्कुल जो सेल्स होती हैं वो सॉइल के फ्रिक्शन से बच जाती हैं और जिससे वो डैमेज नहीं होती। रूट कैप के जस्ट पास में एक रीजन होता है, उसे हम लोग कहते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। रूट कैप का इतना ही फंक्शन होता है कि वो रूट के एपेक्स पर होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इसका फंक्शन केवल ये होता है कि ये जो सॉइल के फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती है रूट के एपेक्स को। रूट कैप, चलो इसके बारे में लिख भी लेते हैं। इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक का मतलब क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। थिम्बल लाइक का मतलब होता है कोई भी ऐसा शेप, ठीक है, ये होता है थिम्बल लाइक का मतलब। रूट कैप भी जस्ट उठ के रूट के एपेक्स पर ऐसे लगी होती है। और दूसरा पॉइंट है इट प्रोटेक्ट apex of root from friction of
सॉइल। ठीक है, रूट कैप के दो ही पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। इट इज़ एन थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इट प्रोटेक्ट एपेक्स ऑफ रूट फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, क्योंकि रूट पेनिट्रेट करती हुई सॉइल को अंदर की ओर जाती है, तो हो सकता है फ्रिक्शन रूट पर लगे और रूट के एपेक्स की सेल्स डैमेज हो सकती हैं। बट उन सेल्स के डैमेज को बचाने के लिए ईश्वर ने क्या किया, रूट के एपेक्स को एक कैप दे दी, रूट कैप। ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट करती है। एक पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया, एक पार्ट रूट कैप। आगे दूसरा पार्ट है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या हम लोग इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं जोन ऑफ मेरिस्टम। क्या बोल सकते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टम। जोन ऑफ मेरिस्टम, मेरिस्टम वर्ड आप लोग कई बार सुनेंगे इस प्लांट, जब भी आप बॉटनी पढ़ेंगे। मेरिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ पर जो सेल्स हों डिवाइडिंग हो, एक्टिवली डिवाइडिंग हो, मतलब सेल्स लगातार डिवाइड हो रही हों। तो क्या होता है, ये जोन ऑफ मेरिस्टम होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं। जैसे सपोज यहाँ पर एक सेल थी, ठीक है, वो डिवाइड होकर उसने दो सेल बना ली, फिर ऐसे ही सेल्स डिवाइड होती गई और लगातार बहुत सारी सेल्स बनाती गई। ठीक है, जोन ऑफ मेरिस्टम जो होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं, और इन सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। नहीं चलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल बोल देते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक सेल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या क्या होती हैं, यहाँ पर नंबर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या होता है, ये जो सेल होती हैं स्मॉल होती हैं, क्योंकि लगातार डिवाइड होती रहती है तो इनलार्ज होने का मौका इनको मिलता नहीं है, स्मॉल होती हैं। दूसरा क्या है, ये थिन वॉल्ड होती हैं, थिन वॉल्ड, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और प्राइमरी टाइप की होती है। और तीसरा पॉइंट है कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, डेंस होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, गाढ़ा, डेंस प्रोटोप्लाज्म। तीन पॉइंट यहां पर हैं, स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। स्मॉल लगातार एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मैंने बोला लगातार डिवाइड होती रहती हैं, इसीलिए इनको इनलार्ज होने का मौका ही नहीं मिलता। फिर क्या है, थिन वॉल्ड, वॉल भी इनकी प्राइमरी टाइप की होती है और थिन होती है, और प्रोटोप्लाज्म में कैसा पाया जाता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। चौथा पॉइंट एक और एक्स्ट्रा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी के बाहर का, सॉरी एनसीईआरटी में तो दिया ही होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, वैक्यूल्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, ये वाली जो सेल्स इस रीजन में जो लगातार डिवाइड होती रहती है, इनमें वैक्यूल्स नहीं होती हैं, क्योंकि वैक्यूल्स का फंक्शन होता है प्लांट में फूड मटेरियल को स्टोर करना, या जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स हों उनको स्टोर करना वैक्यूल्स का काम होता है। जैसे हम लोग के घर में जो होता है स्टोर रूम होता है, ऐसे ही प्लांट की सेल का स्टोर रूम क्या होता है, वैक्यूल होता है, और उसमें उसका फंक्शन होता है वैक्यूल का कि लगातार वो फूड मटेरियल्स को स्टोर करती रहे। लेकिन ये सेल्स तो लगातार डिवाइड हो रही हैं, ये तो परमानेंट है नहीं, मैच्योर है नहीं, तो इनको अभी फूड स्टोरेज की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इनमें वैक्यूल्स पाई नहीं जाती है। हैविंग नो वैक्यूल्स। ठीक है, ये चार पॉइंट है, स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और हैविंग नो वैक्यूल्स। मतलब जो रीजन है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, और ये सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं, टाइम फंक्शन होता है। अब हम लोग तीसरा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली तो हम लोग दूसरा ही रीजन डिस्कस कर रहे हैं, बट पहले रूट कैप किया था, तो अब तीसरा पॉइंट आता है जोन ऑफ एलोंगेशन का। क्या है,
जोन ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब ये था लंबा होना, यानी कि लगातार ग्रोथ करते रहना लेंथ में। ठीक है, तो जोन ऑफ एलोंगेशन को हम लोग एक डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। सपोज ये आपकी रूट है, ठीक है, और ये आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया, ये वाला। और इसके बाद यहां पर सेल्स जो डिवाइड हो रही हैं, उनको क्या होता है जब डिवाइड हो जाती हैं सेल्स, जैसे ये एक सेल थी, इसने बीच से डिवाइड होकर दो सेल्स बना ली, एक यहां पर एक सेल बना ली, एक यहां पर सेल बना ली। अब क्या होना है, इन सेल्स को एलोंगेट होना है, मतलब लेंथ में बढ़ना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से एलोंगेशन हो जाएगा इन सेल्स का। ये देखिए, ये लंबी हो गई और ये लंबी हो गई। ठीक इसी टाइप से हम लोग यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो ऊपर वाला जस्ट मेरिस्टेमेटिक जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर वाला पास वाला जोन क्या कहलाता है, जोन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके जस्ट पास वाला जो रीजन है ऊपर वाला, वो क्या है, जोन ऑफ एलोंगेशन। तो जोन ऑफ एलोंगेशन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड होती हैं वो एलोंगेट होती हैं इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से सेल्स जो होती हैं एलोंगेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस रीजन को बोलते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन। अब ये बढ़ती क्यों है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल में तो मैंने बताया था वैक्यूल्स नहीं होती है, बट ये जोन ऑफ एलोंगेशन की जो सेल्स होती हैं इनमें वैक्यूल्स डेवलप हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ये वैक्यूल्स जो इनमें प्रोड्यूस हो जाती हैं, जैसे यहां पर ये वैक्यूल्स बन गई। अब इन वैक्यूल्स में क्या होता है, फूड मटेरियल या जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर वो इसमें स्टोर होने लगते हैं। जब स्टोर होने लगते हैं तो वैक्यूल्स का साइज बढ़ता है, वैक्यूल्स का साइज बढ़ता है तो साथ साथ सेल्स का भी साइज बढ़ता है, और प्रोटोप्लाज्म भी लगातार बढ़ता जाता है इनमें, इसीलिए इनकी जो लेंथ होती है वो बढ़ती जाती है, गर्थ भी बढ़ती है, लेंथ भी बढ़ती है। बट यहाँ पर लेंथ कुछ ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है, इसीलिए इसको जोन ऑफ एलोंगेशन बोल देते हैं। ठीक है, हो गया। जोन ऑफ एलोंगेशन के बाद हमारा तीसरा रीजन आता है, वो आता है जोन ऑफ मैचुरेशन। उसको भी देख लेते हैं। सबसे नीचे रीजन जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो गया, उसके बाद हो गया जोन ऑफ एलोंगेशन। मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है रूट की वो जोन ऑफ एलोंगेशन की वजह से ही होती है, ठीक। और फिर इसके बाद क्या होता है, जोन ऑफ एलोंगेशन के बाद हमारा तीसरा रीजन आता है जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, ये जो जोन ऑफ एलोंगेशन की जो सेल्स होती हैं वो एलोंगेट हो जाती हैं। अब क्या होता है, इनको मेच्योर होना होता है, तो ये अगले रीजन में मेच्योर हो जाती हैं और मेच्योर होकर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। मेच्योर क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इनमें डिवीजन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब सेल डिवीजन नहीं होता है। यानी कि और डिफ्रेंशिएट मतलब क्या होता है, इसमें जो कुछ सेल्स होती हैं वो एपिडर्मल सेल्स बना लेती हैं, कुछ सेल्स होती हैं कॉर्टेक्स सेल्स बनाती हैं, और जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो जोन ऑफ मैचुरेशन तक ही आता है, इसके नीचे जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। तो जाइलम और फ्लोएम कुछ सेल्स जो होती हैं डिफरेंशिएट होकर जाइलम और फ्लोएम की सेल्स बना लेती हैं, ठीक है, जैसे सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो अलग अलग तरीके से जोन ऑफ एलोंगेशन की जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कुछ सेल्स जो जोन ऑफ एलोंगेशन की थी उन्होंने एपिडर्मल सेल्स बना ली इस तरीके से, ठीक है। ये बाहर वाली सेल्स क्या कहलाई, एपिडर्मल सेल्स कहलाई, ये बाहर वाली। फिर इसके बाद तक क्या था, कुछ अंदर की सेल्स थी जिन्होंने जोन कॉर्टेक्स सेल्स बना ली मैचुरेशन में, जोन ऑफ मैचुरेशन में मैच्योर हो गई और डिफरेंशिएट हो गई, कॉर्टेक्स सेल्स बना ली। और कुछ जो थी उन्होंने क्या बना लिया, वो बना लिया जाइलम और फ्लोएम, जो कि बीच में ये बना दिया है हमने, ठीक है। कुछ सेल्स ने जाइलम और फ्लोएम बना लिया। अब क्या था, जोन ऑफ मैचुरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखने वाला ये है कि जोन ऑफ मैचुरेशन में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें आउटग्रोथ हो जाती है, और वो आउटग्रोथ क्या कहलाती है, रूट हेयर्स कहलाती है। यहाँ पर देख लेते हैं रूट हेयर्स किस टाइप से होते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स है ना, इनसे ही रूट हेयर्स बाहर की ओर निकल आते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं।
रूट हेयर्स। और ये पूरा जोन क्या कहलाता है, इसको बोल देते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, मतलब जोन ऑफ एलोंगेशन की सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो गई और डिफरेंशिएट हो गई। कुछ सेल्स ने एपिडर्मल सेल्स बना ली, कुछ ने कॉर्टेक्स सेल्स बना ली, कुछ ने जाइलम फ्लोएम की सेल्स बना ली, और एपिडर्मल सेल्स से कुछ आउटग्रोथ निकली जिनको रूट हेयर्स कहा गया। और रूट हेयर्स का जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स एंड वाटर का, जो कि अर्थ से ये लोग करते हैं, ग्राउंड से।